ऑक्सीकरण एवं अपकरण। ऑक्सीकरण की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन और आयन के आधार पे धन आवेश में मतलब कि धन आवेश इंक्रीज होता है और ऋण आवेश कम होता है। तो पहला है FeCl2 FeCl3 कैसे हुआ, तो धन आवेश लेके हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक आवेश में बदलना, ठीक है, तो वो हो गया ऑक्सीकरण। अपकरण क्या होता है, इसको रिडक्शन कहते हैं। इसमें धन आवेश कम हो जाता है अपकरण में और ऋण आवेश ज़्यादा हो जाता है अपकरण में। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उच्च विद्युत ऋणात्मकता प्राप्त करते हैं वो धनात्मक या निम्न विद्युत धनात्मकता प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकारक एवं अपकारक पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपकारक कहलाता है, जिस पदार्थ का अपकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपकारक कहलाता है और वो इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीकारक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अपकारक में क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन आयोडाइन, ये जो भी नाम हो, ऑक्सीजन, ओजोन, H2O2, HNO3, Cl2, KMnO4, PbO etc। ऑक्सीकारक भी हो और अपकारक भी ऐसे तत्व कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर इसके बाद है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद है हाइड्रोजन नाइट्रोक्साइड। ऑक्सीकरण संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, परमाणु में जो आवेश की संख्या होती है वही ऑक्सीकरण की संख्या होती है। जैसे कि KMnO4, तो इसमें K एक आयन के साथ होता है, Mn में +7 होता है और O में -2 बॉन्ड होता है, यही Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर को देखकर हम ऑक्सीकरण एवं अपकरण भी बता सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो अपकारक है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अपकरण हो रहा है तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम है, और ऑक्सीकारक है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम है। इसमें होता क्या है, यानी कि अपकारक जो है उसका ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसके पहले से इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और जो मतलब कि ऑक्सीकारक होता है इसके पास पहले से ऑक्सीजन है, इसलिए इसका अपकरण होता है, ऑक्सीजन घटता है। तो यही है, जैसे कि फेरस है, ये अपकारक है फेरस, क्योंकि ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड लेके ऑक्सीडेशन नंबर को इनके ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, ठीक है। और उसी तरह ये क्या है, ऑक्सीकारक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसलिए ये अपकारक हो गया। अम्ल, भस्म एवं लवण में आ जाते हैं। तो अम्ल क्या है, तो ये विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु से बनता है और ये अम्ल के गुण को बताता है। ये खट्टा होता है, नीले लिटमस को क्या करता है तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। धातु से रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। भस्म एवं क्षार से रिएक्शन कर लवण एवं जल बनाता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। आधुनिक विचार 3 व्यक्ति ने दिया था, आर्हेनियस आयोनिक थ्योरी, फिर इसके बाद है ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत, और फिर है लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आर्हेनियस ने क्या बोला कि जल में घुलकर ये हाइड्रोजन देता है अम्ल, ठीक है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जल मिलता है तो ये हाइड्रोजन भी बनाता है और क्लोरीन भी बनाता है। ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत क्या था कि दूसरे पदार्थ को जो प्रोटॉन देता है वो हो गया अम्ल। तो अम्ल जो है दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है। लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है कि जो लोन पेयर को स्वीकार करता है वो है अम्ल। जैसे कि C2 और O है, ठीक है, तो ये लोन पेयर को स्वीकार किया है और पॉजिटिव होता है ये जिसको लीविस एसिड कहते हैं। इस प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कर लेते हैं। ऑक्सी अम्ल कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन भी हो तो उसको कहते हैं ऑक्सी अम्ल। हाइड्रो अम्ल क्या होता, अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, और हाइड्रा अम्ल क्या हो कहते हैं, हाइड्रा अम्ल वो हो गया जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, HCl, HBr, HI और HCN। हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट, इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम शोधन में इस्तेमाल, मेडिसिन में इस्तेमाल, संचायक बैटरी के रूप में इस्तेमाल और विस्फोटक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोनाइट्रेट या जो भी है अभिकर्मक के रूप में यूज होता है, अम्लराज के रूप में, विस्फोटक के रूप में, मेडिसिन, उर्वरक एंड फोटोग्राफी के रूप में HNO3 का यूज करते हैं। HCl का यूज किसमें किया जाता है, अभिकर्मक और अम्लराज के रूप में। कलर में HCl का यूज करते हैं और मेडिसिन में भी HCl का यूज किया जाता है। CH3COOH जिसको एसीटिक कहते हैं, एसीटिक, विलायक, सिरका, एसीटोन
खट्टे चीज़ के रूप में इस्तेमाल होता है। HCO3 फॉर्मिक एसिड होता है। जीवाणुनाशक, फल का सुरक्षा, चमड़े के रंग के लिए इस्तेमाल होता है और कपड़े पर स्याही को रिमूव करने के लिए भी फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ऑक्जेलिक की बात कर ली, C2H2O4, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड का, और रंग को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड जो है इसका इस्तेमाल मेडिसिन में है और खाद्य सुरक्षा में बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। धातु साफ करने के लिए साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, 7 से कम होता है इसका pH मान। भस्म की बात की जाए तो ये धातु के समान ही रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके ये लवण और जल बनाता है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, साबुन जैसा चिकना होता है, प्रबल क्षार सुचालक होता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, फिनोल फैथिलीन को पिंक कर देगा, तेल एवं गंधक को भी घुला देता है, कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है, लवण के घोल में मेटल को अलग करता है। आर्हेनियस ने क्या बोला कि जलीय घोल में ये हाइड्रोक्साइड देता है, और लेविस ने कहा कि यह एक लोन पेयर देने की क्षमता रखता है। और क्षार मतलब कि क्या बोला जाता है, हर एक भस्म जो है वो क्षार नहीं है, लेकिन हर एक क्षार भस्म है। जो जल में विलय हो जाते हैं वो मेनली क्षार होता है। NaOH, KOH, CaOH, NH4OH, ठीक है। ये KOH जो है वो साबुन के लिए, NaOH जो है कॉस्टिक सोडा के लिए। चीनी उद्योग में जो इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा होता है। ये उदासीन विलयन हो सकता है, अम्लीय विलयन हो सकता है और क्षारीय विलयन हो सकता है। उदासीन विलयन क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सांद्रण इसका सेम होता है। अम्लीय विलयन जो है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका सांद्रण जो होता है हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा होता है। तो इसी तरह लवण, अम्ल में धातु या धातु के जैसे भस्म से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस के साथ मुक्त होते हैं तो ये लवण है, या गैस या जल के साथ मुक्त होता है तो वो लवण है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करता है ना तो ZnHO4 बना जाता है, तो ये लवण है, इसके साथ H2 मुक्त होता है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड NH4OH से रिएक्शन करता है तो NH4Cl बना लेता है, तो ये लवण है। लवण का वर्गीकरण, सामान्य लवण कैसा होता है तो NaHO4, CaSO4। अम्लीय लवण कैसा होता है CaHCO3, NaHCO3, H कॉमन है। फिर इसके बाद है भास्मिक लवण, PbOHCl, BiOH2 और NOH। इसमें क्या है, ये भास्मिक है इसलिए यहाँ पर OH है। फिर इसके बाद है मिश्रित लवण, NaKSO4, ठीक है। डबल लवण FeSO4 NH4 2SO4 × 6H2O, तो ये बड़ा सूत्र है, तो ये डबल लवण होता है। जटिल लवण कौन सा होता है, K4FeCN6, काफ़ी ज़्यादा है। NaCl मानव आहार, मांस मछली के संचारण में ज़रूरी है। NaHCO3 का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो किचन में क्या इस्तेमाल होता है, NaHCO3 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट। पेट की अम्लता को ख़त्म करने के लिए ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दमकल फायर ब्रिगेड में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल होता है, खून के घाव को बंद करने में भी ये इस्तेमाल होता है। नींबू का pH मान कितना होता है, 2.2 से 2.4। सिरका का pH मान कितना होता है, 2.4 से 3.4। शराब का pH मान 2.8 से 3.8। टमाटर के जूस का pH मान 4.0 से 4.4। बियर का pH मान 4.0 से लेकर 5.0। कॉफ़ी का जो होता है pH मान 4.5 से 5.5। मानव मूत्र 5.5 से 7.5। मानव रक्त 7.3 से 7.5। दूध 6.4। दंत क्षय कब होता है, जब 5.5 से भाई उसका pH मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा कब होता है, 5.6 से कम हो रहा है। तो मनुष्य की रासायनिक क्रिया जो होती है 7 से लेकर 7.8 pH के बीच होता है। अब आते हैं रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। तत्वों का संकेत बार्जीलियस ने दिया था, और जो कि जर्मनी का था, और 1811 में उन्होंने तत्वों का संकेत दिया था। लैटिन नाम देख लेते हैं। सोडियम का लैटिन नाम है नाट्रियम, कॉपर का कपरम, पोटाशियम का केरियम, सिल्वर का अर्जेंटम, आयरन का फेरम और गोल्ड का ऑरम। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार का होता है। अणुसूत्र, परमाणु की वास्तविक संख्या H2O, तो हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। मूल अनुपाती, इंपीरियल फार्मूला, परमाणु की संख्या का सरल अनुपात बताता है, तो ये 2:1, सेम ही बात हो गया।
संरचना सूत्र क्या होता है, इसको पता है कैसे होता है संरचना सूत्र। ये जो साइन है ये अनुत्क्रमणीय के लिए होता है, ये जो साइन होता है ये होता है उत्क्रमणीय के लिए। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में ऊष्मा हमको अलग से देना पड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसके साथ साथ 43.6 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसके साथ हमको एनर्जी मिलता है 22.5 किलो कैलोरी। रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा परिवर्तन के साथ होता है। अधिक अस्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करती है और अभिकारक तभी रासायनिक अभिक्रिया होता है, अभिकारक तभी रासायनिक अभिक्रिया होता है। रिएक्शन तब होता है जब अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक होती है। ऊष्माक्षेपी ऊर्जा में क्या होता है, उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अवशोषण होता है। बंधन ऊर्जा क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक मोल को अणु को परमाणु में यानी बंधन ऊर्जा को मतलब परमाणु में यानी कि बंधन ऊर्जा को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी ऊर्जा। और दूसरा है कि इसका जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। बंधन का टूटना क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बंधन का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और पदार्थ की ऊर्जा कुल बंधन की ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। नए बंधन बनने के वक्त मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए मुक्त ऊर्जा से ज़्यादा है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश रसायन देख लें तो प्रकाश का अवशोषण, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो दोनों गैस है सोलर लाइट की उपस्थिति में मिलता है तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। उसी तरह क्लोरीन जब सूर्य की उपस्थिति में मिलता है तो 2Cl बन जाता है, टूट जाता है डबल बॉन्ड इसका। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनाता है। धातु संचारण की बात कर ली जाए जिसको मेटेलिक कोरेशन कहते हैं। धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और तांबा हरा रंग दिख जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक मलिन परत बैठ जाती है। संचारण के लिए वायु की उपस्थिति के साथ साथ नमी भी होना चाहिए। यह संचरण ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में चेंज हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है। इससे बचने के लिए गैल्वेनीकरण अपनाया जाता है यानी कि जिंक का परत चलाया जाता है। कैसे चलाया जाता है, जैसे 4 फेरस ले लिए, 3 ऑक्सीजन और 3H2O तो इससे बन जाता है फेरस ऑक्साइड और 2FeOH3। शायद ये है जंग लगने का फार्मूला। विलयन क्या हो गया, दो निश्चित पदार्थों का समान मिश्रण निश्चित ताप पर जिसमें विलायक में विलय को घुलाया जा सकता है वो विलयन कहलाता है। जो विलय के कण होते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और इसको सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है और अलग करना इसको आसान नहीं होता है और अस्थायी एवं ये पारदर्शक होता है। गैस में गैस, वायु गैसों का मिक्सचर, गैस में द्रव, ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 का जल में बनना और गैस में ठोस का उदाहरण कौन है, धुआं। द्रव में गैस का उदाहरण है जल में कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव में द्रव का गैस है, द्रव में एल्कोहल। द्रव में ठोस का घोल है, जल में चीनी, चेली, स्टार्च, प्रोटीन, सॉल्ट। ठोस में द्रव गैस का उदाहरण है पोडमियम धातु में हाइड्रोजन, कपूर का वायु में। ठोस में द्रव का क्या उदाहरण है, नमक में जल, चीनी में जल। ठोस में ठोस, तांबा में जस्ता। अब आते हैं डाई इलेक्ट्रिक मात्रा, जिसको कहते हैं अच्छा विलायक होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मात्रा ज़्यादा है तो यानी कि वो अच्छा विलायक है। एग्जाम्पल के लिए चल। विलायक का यूज कहाँ करते हैं, मेडिसिन में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में या रंग पेय पदार्थ में इत्यादि में। संतृप्त विलयन क्या होता है, विलय की मैक्सिमम मात्रा घुली हुई है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त क्या है कि और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। वो अति संतृप्त क्या है कि आवश्यक मात्रा से ज़्यादा घुला दिया गया है तो अति संतृप्त कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, निश्चित ताप एवं दाब में 100 ग्राम विलायक में विलय की जो अधिकतम मात्रा घुलाई जा सकती है वो सॉल्युबिलिटी होता है। तो विलय W क्या है, ये विलय का साइन है तो W × 100/W। इस समय जो W है वो जल की मात्रा है। ठीक है, तो ये जल की सॉल्युबिलिटी बताएगा। विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। ठोस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद द्रव के बारे में बात करेंगे,
तो ठोस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। और जैसे कि ये क्या है कि सोडियम सल्फाइड और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा। द्रव में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका सॉल्युबिलिटी पे विपरीत असर होता है और वो घटता जाता है। ध्रुवीय पदार्थ सिर्फ ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं और उसी तरह अध्रुवीय जो तैलीय विलायक होते हैं वो ध्रुवीय विलय में मिलते हैं। और अनुभार अगर हम बढ़ाएंगे किसी भी तत्व का तो इससे भी सॉल्युबिलिटी घटता है। विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलायक या विलयन के यूनिट मात्रा में विलय की मात्रा, वो जो है वो विलयन का सांद्रण कहलाता है। पर्याप्त मात्रा में घुली रहती है तो सांद्र विलयन, और कम मात्रा में घुली रही तो तनु विलयन उसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं परिक्षेपण, निलंबन और वास्तविक विलयन, जो कि कितना होता है 10⁻⁻⁸, जैसे कि शुगर और साल्ट देख सकते हैं। परिक्षेपण, पदार्थ के कण दूसरे कण के आसपास छितराए होते हैं। यही दो प्रकार के होते हैं, विषमांग पदार्थ एवं समांग पदार्थ। विषमांग में ही निलंबन और कोलाइड होता है। तो निलंबन पढ़ लेते हैं। निलंबन का अंग्रेजी में होता है सस्पेंशन, यानी कि अस्थायी। छोटे आकार के कण जो घुलनशील नहीं होते हैं, जो कि आँखों से तो देखे जा सकते हैं, जिसका आकार भी 10⁻5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। छन्ना पात्र के आर पार ये नहीं जा सकता है निलंबन के कण, और ये मेनली गंदा जल और वायु में धुआं इसका उदाहरण है। कोलाइट का जो आकार होता है 10⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 होता है, और ये अस्थाई होता है। इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि दूध, गोंद, रक्त, सियाही। गैसीय नियम का आते हैं, बोयल का नियम। इसमें बोला है कि टेम्परेचर क्या है वो समान है, टेम्परेचर क्या है वो समान है, और जब टेम्परेचर समान रहता है तो जो उसका आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम किसी भी मतलब की चीज़ का अगर हम किसी गैस का दाब बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी कि उसका आयतन कम होगा। और इसमें से एक कांस्टेंट आ जाता है P/V=K, कांस्टेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, स्थिर ताप पर, यानी कि ताप इक्वल है तो गैस के निश्चित मात्रा में D=Vp हो जाता है, यानी कि डेंसिटी समानुपाती हो जाता है V और P के। यानी कि जब हम जब हम दाब बढ़ाएंगे तो डेंसिटी उसका बढ़ता है, जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ता है, यही बात है। और जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम होगा। चार्ल्स का नियम क्या बोल रहा है कि अगर हम दाब को समान कर दें तो बात क्या है, यानी कि जब हम आयतन बढ़ाते हैं किसी का तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हम किसी के वॉल्यूम को कम करते हैं तो टेम्परेचर घटता है। दाब का नियम, जब आयतन समान हो तो फिर तब काम आता है ये कि जब टेम्परेचर हम किसी भी तत्व का बढ़ाते हैं तो उसका मतलब कि दाब भी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, दाब अगर घटा देंगे तो उसका टेम्परेचर भी घटेगा। ठीक है, गैस की अवस्था का समीकरण कैसे बताते हैं, P=RT/V, PV=RT, PV=RT। R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी कि जब हम किसी भी तत्व का मतलब कि दाब बढ़ाते हैं, यानी कि किसी भी गैस का हम दाब बढ़ाते हैं तो इससे टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा और उसका आयतन घट जाएगा। परम ताप किसे कहते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन यही है। ठीक है, केल्विन को ही परम ताप कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस को ही परम ताप कहते हैं। इसे 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, और TK या T केल्विन का उदाहरण है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 5 डिग्री सेल्सियस तो 5 ऐड कर देंगे 278 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 ऐड कर देंगे 273 + 100 373 के। ठीक है, परम ताप या केल्विन से कैल्शियम मतलब कि क्या बोलता है, सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें 273 घटा देते हैं केल्विन में बदलने के लिए। इसी को परम ताप किसको कहते हैं, परम ताप लेकिन कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के को ही सामान्य टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर 760 मीटर ऊंची होती है, तो याद रखना है। गैसों का विनिष्पण, घनत्वों में अंतर के बावजूद घुल मिल जाने का जो गौण होता है वो कहते हैं
गैसों का विसरण। विसरण वेग क्या होता है? इकाई समय में किसी सचिद्र पात्र से किसी सच्छिद्र पात्र से जितना आयतन बाहर निकल कर अन्य गैसें मिलती है उसी को विसरण वेग कहते हैं। जैसे कि सिलेंडर से जो गैस वेग से निकलकर वायु में मिलता है तो वो हो गया विसरण वेग। ग्राहम का गैसीय नियम क्या था कि अगर ताप और दाब दोनों सेम कर दिया जाए तो विभिन्न गैसों का विसरण वेग उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R1 R2 इक्वल टू रूट अंडर d2/d1, यानी कि क्या होता है, तो ये तो पता चल ही गया। और इसको दूसरा में क्या कर सकते हैं ग्राम में कि जब हम R को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। यूजेस क्या है कि गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में यूज होता है। गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण में यूज होता है। फिर इसके बाद है कि समस्थानिक को अलग करने में भी इसका यूज होता है। और एंसल के मार्स गैस निर्देशक में भी इसका यूज होता है। आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम क्या है, तो ये पता है। एवोगाड्रो की परिकल्पना क्या थी कि जब ताप और दाब इक्वल कर दिया जाए तो गैस के समान आयतन में अणु की संख्या हमेशा समान रहेगा, यानी कि वॉल्यूम सेम है तो मतलब कि अणु की संख्या भी सेम है। तो n अणु को डिनोट कर रहा है। रासायनिक गतिकी और रासायनिक साम्य। तो रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स वेग एवं क्रियाविधि का अध्ययन करता है। तीव्र प्रतिक्रिया की बात की जाए, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो तीव्र प्रतिक्रिया आयनिक प्रतिक्रिया है और मंद प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया नापे जा सकते हैं और इनका अध्ययन किया जा सकता है। तो हम मंद प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इकाई समय में प्रतिकारकों या प्रतिपल के सांद्रण में परिवर्तन की जो दर है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। प्रतिक्रिया के उत्पाद प्रतिकारक का सांद्रण घट जाता है और प्रतिपल का सांद्रण बढ़ जाता है। रिएक्शन के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रतिकारों का सांद्रण बढ़ जाता है, प्रतिक्रिया भी बढ़ जाती है। अगर हम ताप इंक्रीज कर देंगे तो प्रतिक्रिया फिर भी बढ़ेगा। प्रतिकारकों को प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ये है सोडियम साधारण ताप पे ही जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का प्रभाव ये होता है कि सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्रिया का वेग घट जाता है। विकिरण का भी प्रभाव पड़ता है। उत्क्रमणीय का ये साइन है और दो तरह का होता है, ये है अग्रिम प्रतिक्रिया, ये है उल्टी प्रतिक्रिया। अनुत्क्रमणीय क्या होता है? लेफ्ट से राइट की ओर बनता है। रासायनिक समन्वय क्या है? अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रक्रिया के वेग के बराबर हो जाए तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। वैद्युत रसायन के बारे में बात की जाए तो वैद्युत अपघट्य बात करते हैं। द्रवित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, ये तीन वैद्युत अपघट्य हैं। विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं? वो चालक होते हैं और चीनी, यूरिया और क्लोरोफॉर्म इसके उदाहरण हैं। विद्युत अपघटन, द्रवित अवस्था में विद्युत प्रभावित होने पर अपघटित हो जाता है और कैथोड पे ऑक्सीकरण होगा और एनोड पे अपकरण होगा। फैराडे का नियम क्या है? 1 फैराडे बराबर इज इक्वल टू 96494, ठीक है, 96494 कूलम होता है। और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा घूल में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम के अनुपाती में होता है। विद्युत अपघटन के योग क्या हैं? तो विद्युत लेपन में निम्न कोटि के धातु में उच्च कोटि के धातु को चढ़ाया जाता है। विद्युत मुद्रण में विद्युत शोधन यानी कि धातु के शुद्धिकरण में यूज होता है। धातु क्रम में धातु का निष्कर्षण में यूज होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करने में, कैल्वेनिक से डिनाइल्सन में परिवर्तित करने में तो धातु क्रम में यूज होता है। क्या यूज होता है? तो ये चीज़ जो है अपघटन। अब बात करते हैं ईंधन जो अकेले या अन्य पदार्थों से रिएक्शन करके ऊष्मा प्रदान करते हैं वो होता है मेनली ईंधन। अधिकांश ईंधनों में कार्बन होता है जो वायु की स्थिति में जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। विशेषता क्या है कि ये सस्ता है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है, इसका भंडारण यातायात सुविधाजनक है, ये आसानी से जल सकता है और हानिकारक गैस इससे नहीं बनता है। ऊष्मा का मान काफ़ी उच्च होता है और ज्वलन ताप भी अच्छा रहता है। दहन क्रिया ना अत्यंत तेज हो ना ही अत्यंत तीव्र, तो ये इसकी विशेषता रहेगी। और वैसे पदार्थ जो वाष्प में नहीं बदले उसकी मात्रा कम हो। और गैसीय ईंधन सबसे अच्छा होता है। गैसीय ईंधन गुण क्या है इसका? जलने या बुझाने में आसान होता है, राख इससे नहीं बनता है, धुआं भी इससे नहीं बनता है
और यातायात करना इससे ज़्यादा आसान होता है। ऊष्मा की बात की जाए तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है इससे, इसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है और उससे ऊष्मा जो है व्यर्थ नहीं होती है। दूसरा है कि समान प्रयोग में आने वाली गैस ये कौन है, जैसे कि कोल गैस है, तो ये दहनशील गैसों का मेनली मिक्सचर होता है। यह मुख्य रूप से कोयले के किस्म एवं भंजक स्रवण यानी कि तापों के अंतर के ताप पर निर्भर करता है। इसमें हाइड्रोजन 55%, मीथेन CH4 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% और उच्च ज्वलनशील कुछ अशुद्धि रहती है 8% तक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कोल गैस के प्रथम 3 अवयव जो होते हैं तनुकारी पदार्थ होते हैं जो कि ऊष्मा प्रदान करते हैं। और उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, प्रकाश प्रदान करता है प्रदीप्त अंग की तरह और धातु क्रम में भी ये यूज होता है। भाप अंगार गैस किसको कहते हैं, वाटर गैस को कहते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। और शुद्धि के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जल और N2 मिल सकता है। और इस गैस को रक्त ताप्त कोक पर भाप की धारा प्रभावित करके प्राप्त किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका यूज होता है। यूज है अमोनिया में और मिथाइल अल्कोहल में। वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है जिसका अनुपात 2:1 में होता है। कांच के निर्माण में और धातु के निष्कर्षण में वायु अंगार गैस का इस्तेमाल होता है और इसका ये एक सस्ता गैस है और ये उच्च ताप प्रदान करता है लेकिन वाटर से कम, यानी कि वाटर गैस से कम। ऑयल गैस, ये तो सबको जानता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें मेनली मेथिलीन, एसिटिलीन और एथिलीन होता है। ये केरोसिन या पेट्रोलियम के प्रभाजी स्रवण द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो ये नेचुरल गैस होता है। पेट्रोलियम के कुएं से निकलने वाली गैस मीथेन का लगभग 83% होता है एवं मीथेन का 16% होता है और ऊष्मा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ गैस होता है। और उर्वरक के निर्माण में भी मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाश्म ईंधन की बात की जाए, फॉसिल फ्यूल, भरपूर ऊर्जा होता है इसमें और कार्बनिक के यौगिक होते हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। कोयला की बात की जाए तो खनिज कोयले में 60 से लेकर 90% मुक्त कार्बन और कार्बन के यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन, गंधक, लोहे के यौगिक भी मौजूद होते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट भूरा कोयला को कहते हैं, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला है जिसका इस्तेमाल इंजन में करते हैं और एंथ्रासाइट तो सर्वश्रेष्ठ कोयला है जो कि धुआं नहीं देता है। तो एंथ्रासाइट धुआं नहीं देता है, बिटुमिनस का रेल में इस्तेमाल करते हैं, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है और पीट तो खराब कोयला होता है। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोल प्राप्त होता है, अलकतरा प्राप्त होता है और कोल गैस भी मिलता है। यह प्रक्रिया कोयले का भंजक स्रवण द्वारा होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पेट्रोलियम। ये भूरा काला रंग का एक द्रव है और ये तैलीय द्रव है जिसमें एक गंध भी होता है। ये कई हाइड्रोकार्बनों जो कि ठोस द्रव गैस एवं गंधक का मिश्रण होता है। प्रभाजी स्रवण द्वारा ही हाइड्रोकार्बन का अलग अलग भाग किया जा सकता है। और पेट्रोलियम जो गैस है वो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मेनली मिक्सचर होता है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है जिसमें से एक गैस का नाम है LPG लिक्विड। पेट्रोलियम के मुख्य अवयव जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और आइसोब्यूटेन होते हैं। नॉट ओनली ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन होते हैं और इसको ही द्रवित किया जाता है। ईंधन की ऊष्मीयमान क्या होता है, 1 ग्राम ईंधन को वायु में जलाने पर प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसको ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है लेकिन इसका भंडारण क्षमता करना कठिन होता है। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग अंतरिक्ष कार्यों में किया जाता है। दहन क्या होता है कि जीरो में जलकर ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा प्रकाश देना वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा प्रकाश देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ज्वलन ताप, न्यूनतम ताप पर जो पदार्थ जलना शुरू करता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। दहन 4 प्रकार के होते हैं, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। द्रुत दहन किसमें माचिस और पटाखा का जो है दहन वो है माचिस, द्रुत दहन। मंद दहन क्या है, श्वसन, धीरे धीरे जल रहा है तो वो श्वसन है। स्वतः दहन क्या है कि फ्लोरीन का जलना इसमें बाहरी ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है। और विस्फोट की बात की जाए तो बाहरी दबाव एवं प्रभाव से जो दहन हो रहा है तो उसको विस्फोट कहते हैं। रॉकेट ईंधन की बात की जाए तो दहन बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। गैस एवं ऊर्जा जो होता है उसके आधार पर चलता है। द्रव प्रनोदक होता है जिसको प्रोपेलेंट कहते हैं। एल्कोहल, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड NH, केरोसिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में।
और दूसरा है कि हाइड्रोजन तरल प्रनोदक के रूप में यूज़ होता है, ठोस प्रनोदक के रूप में भी यूज़ होता है। बायोगैस में क्या होता है कि 65% मीथेन होता है